अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू फाइन। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फार्मेसी इंडस्ट्री से है, फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड डोजेज फार्म। यानी कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डोजेज फार्म क्या होता है। तो जो डोजेज फार्म से मुराद है कि दवाई की शक्ल, कि दवाई किस हालत में है। यानी कि कुछ मेडिसिन होती हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है या सेमी सॉलिड है। इस चीज़ को हम कहते हैं डोजेज फार्म, यानी कि दवाई की जहरी शक्ल सूरत। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि दवाई को कैसे बनाया जाता है और उसके लिए हम कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमें इस टॉपिक में ये पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस क्या होता है। तो बच्चों, फार्मा का मतलब होता है ड्रग और स्यूटिकल का मतलब होता है इंडस्ट्री। ठीक हो गया, फार्मा मीन ड्रग एंड स्यूटिकल मतलब इंडस्ट्री। और जो फार्मूलेशन है उसका मतलब होता है बनाना, यानी कि दवाइयों का इंडस्ट्री के अंदर बनाना, डेट इज़ कॉल्ड फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब हम बात करेंगे कि जो ये हमारे पास एक साइंसदान है हमारे पास, जिसका नाम है डॉक्टर और क्रिश्चियन। ठीक है, इसने एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो उसने कहा था कि विदाउट इफेक्टिव एंड स्टेबल फार्मूलेशन ऑन एपीआई इज़ वर्थलेस। ठीक है, इस बात को मैंने आपको समझाता हूँ कि उसने कहा कि अगर आपकी कोई भी प्रिपरेशन या फार्मूलेशन या कोई भी मतलब कि दवाई, अगर आपकी वो फार्मूलेशन अगर स्टेबल नहीं है, मतलब कि स्टेबल से मुराद है कि वो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर नहीं कर सकते तो वो स्टेबल नहीं है। विदाउट इफेक्टिव एंड स्टेबल फार्मूलेशन मतलब कि तो वो स्टेबल नहीं है। साथ साथ इफेक्टिव, साथ साथ क्या है, विदाउट इफेक्टिव मतलब कि इफेक्टिव से मुराद है कि अगर आपकी जो डोजेज फार्म है या जो दवाई आपने बनाई है उसमें इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। अब जिस बीमारी के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये उस बीमारी के लिए, इलाज के लिए मुफीद हो। ठीक हो गया, अगर ये मतलब कि अगर ये बीमारी को ठीक ही नहीं कर सकती तो जो फिर वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो इफेक्टिव नहीं। सो विदाउट द इफेक्टिव एंड स्टेबल फार्मूलेशन एंड एपीआई इज़ वर्थलेस। तो एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि हमारा जो मेन जो ड्रग है, ठीक है, जिसको आप ड्रग कहते हैं, एक्टिव एजेंट कहते हैं या साल्ट कहते हैं, वो क्या होगा, एपीआई इज़ वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब है कि बेकार होगा। मतलब कि अब हमारी कोई भी जो भी हमने डोज बनाई है, ड्रग बनाई है, वो अगर स्टेबल ही नहीं है या फिर वो इफेक्टिव नहीं, इफेक्टिवनेस ही उसमें नहीं है कि वो बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, तो हमारा जो वो एपीआई वो क्या है, वर्थलेस है, वो बेकार होता है। ठीक है, अगर आपके पास एपीआई मौजूद है बट उस एपीआई से अच्छी इफेक्टिवनेस जस्ट जो स्टेबल डोजेज फॉर्म नहीं बना पा रहे या नहीं बना रहे, तो उस एपीआई का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक हो, तो एपीआई बिल्कुल क्या होता है, बेकार होता है। उसके बाद है जी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन इज़ ए प्रोसेस। ये क्या है जी, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है जी, डिफरेंट केमिकल्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एपीआई के साथ, किसके साथ कंबाइन करते हैं, विद एपीआई, ताकि एक मेडिसिन बना सकें, टू फॉर्म मेडिसिन। जब भी आप कोई एक दवाई बनाते हैं तो दवाई के अंदर, बच्चों ने देखा होगा कि दवाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक साल्ट नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें भी ऐड की होती हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर ड्रग आ सके। सो जब भी हम मेडिसिन बनाते हैं तो एक भी एपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चों आपके पास मेडिसिन है ना, तो उसमें सिर्फ आप एक एपीआई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, आपने बहुत सारी टैबलेट्स ऐसी देखी होंगी जिनमें एक से ज़्यादा सॉल्ट मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद है जी फार्मूलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है जी फार्मूलेशंस मीन्स प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग। Formulation means preparation of the drug which is stable and acceptable to patient. फार्म का मतलब होता है एक दवाई का तैयार करना। फार्मूलेशंस मीन्स एक दवाई का तैयार करना। इसमें दो खसूसियात होनी चाहिए, मतलब कि एक ऐसी दवाई तैयार करना जिसमें मेन दो खसूसियात होनी चाहिए। पहली क्या चीज़ है, पहली चीज़ आपकी जो ड्रग है वो स्टेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्टेबल। प्रिपरेशन ऑफ ड्रग विच इज़ स्टेबल। ठीक हो गया, स्टेबल यानी ऐसा ना हो कि आपने आज बनाई है और कल वो एक्सपायर हो जाए या विद इन द मंथ एक्सपायर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे मतलब कि रूम टेम्परेचर पर सर्वाइव करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है ना, आपने इस तरह से अपनी प्रिपरेशन बनानी है कि उसे अच्छे से स्टोर कर सकें और साथ साथ क्या होना चाहिए कि
एंड एक्सेप्टेबल टू पेशेंट, पेशेंट उसको एक्सेप्ट करता हो। एक्सेप्ट से मुराद है कि पेशेंट के लिए वो देखने में भी अच्छी लगती हो, उसके लिए इस्तेमाल करना आसान हो, और मरीज़ उसको खाने के बाद कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलता हो। मतलब कि मरीज़ उसको जब टैबलेट्स को खाए, मेडिसिन को खाए, तो मरीज़ को उसका कोई ना कोई बेनिफिट लाजमी हो, तब भी पेशेंट आपकी फार्मूलेशन को इस्तेमाल करेगा, वरना वो उसको टोटली रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है जी फॉलोइंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मूलेशन प्रोजेक्ट। मतलब कि फार्मूलेशन प्रोजेक्ट के दर्जल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं जी। सबसे पहले जो है वो है जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स, मतलब कि जो दवाई है उसको प्रॉपर डोज की फॉर्म में लेकर आना। नेक्स्ट है जी डिलीवर द ड्रग टू पेशेंट इन रिक्वायर्ड अमाउंट एंड रेट, मरीज़ को मतलब कि मरीज़ को डिलीवर करना मेडिसन, और ख़ास मिकदार में डिलीवर करना, मतलब कि मरीज़ की ज़रूरत के मुताबिक उसको डिलीवर करना। अब अगर मरीज़ को 250 mg ही टैबलेट चाहिए तो उसको 250 mg ही की दी जाए, ये नहीं कि उसको उसकी जगह पर 500 mg की टैबलेट्स दी जाए। उसके बाद है जी एंड रेट, मतलब कि एक प्रॉपर रेट पर जो चल रहा है मार्केट में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से या कंपनी की तरफ जो लगा देंगे उसी रेट पर उस डोज को दिया जाए, उस मेडिसिन को दिया जाए। उसके बाद क्या जी टू अचीव द थेराप्यूटिक इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट से मुराद है थेरेपी या इलाज में वो दवाई मददगार साबित होती हो। मतलब कि अब जो भी दवाई मतलब कि बनाई है उसका कोई ना कोई बेसिक फ़ायदा होना चाहिए, कि उसका कोई ना कोई फ़ायदा मरीज़ की बॉडी को ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पर है जी टू गिव द बेटर स्टेबिलिटी टू ड्रग। जो भी आप मतलब यहाँ पर समझें कि जो भी आपके पास जो भी आपके पास ड्रग होती है ये आपके पास साल्ट होता है, ठीक है। मतलब टू गिव द बेटर स्टेबिलिटी टू ड्रग, जो भी आपके पास ड्रग होती है ये आपके पास क्या होता है, साल्ट होता है, या आपके पास API होता है। जब आप इसको ना बच्चों किसी ड्रग की फॉर्म में या किसी मतलब के मेडिसिन की फॉर्म में लेकर आ जाते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, उसमें हमें स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना होता है, मतलब कि इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि हम इसमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। ये क्या, तो बच्चों नेक्स्ट वो है हमारे पास फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि जी सॉलिड डोजेज फॉर्म की। तो बच्चों इसमें आपके पास दो तरह की दवाइयाँ होती हैं, एक हम कहते हैं एक है जी टैबलेट्स और दूसरे हैं जी कैप्सूल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडवांटेज ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म, क्या आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड डोजेज फॉर्म का क्या फ़ायदे होते हैं। इसका जो बच्चों सबसे मेन बेनिफिट तो ये है कि इसको इजी टू मैन्युफैक्चर, मतलब कि इसको तैयार करना आसान होता है, बनाते हुए बहुत सारी मशीनरी या मतलब कि केयर की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि ये हल्की फुल्की ही स्टेरिलाइज कंडीशन के अंदर हम इनको बना सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो जो इंजेक्टेबल या फिर पेरेंटल मेडिसिन है, मेडिकेशन होती है जिनको मतलब कि डायरेक्ट ब्लड में या बॉडी में इंजेक्ट करना होता है, उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलिटीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना होता है, उसकी मशीन्स बहुत महंगी हो सकती हैं। तो इसके मुकाबले में जो आपकी टैबलेट्स और कैप्सूल है ना ये ज़रा सस्ते भी बन जाती हैं और बनाना भी इनको आसान होता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके एडवांटेजेस में वो है कि जी इजी टू यूज़ बाय पेशेंट, मतलब कि मरीज़ टैबलेट या कैप्सूल को खाना ज़्यादा पसंद करता है एज ए कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो इंजेक्शंस वगैरह के मुकाबले में। उसके बाद है जी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब कि मरीज़ खुद से दवाई इंटेक कर सकता है, मतलब अब आपको पता है कैप्सूल या टैबलेट्स जो मरीज़ है वो खुद इंटेक भी कर सकता है, अगर एज ए कम्पेयर टू देखा जाए इंजेक्शन उसे किसी और से लगवाना पड़ता है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी एक्यूरेट डोज, मतलब कि प्रॉपर डोज जाती है, ऐसा नहीं है कि आपकी रिक्वायर्ड 250 mg हो तो आपने 230 mg खाई है, जब आप पूरी टैबलेट खाएंगे तो पूरी ही मतलब कि 250 ही डोज जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद है जी बेटर स्टेबिलिटी, यानी कि ये जो डोजेज फॉर्म लंबे अरसे तक स्टेबल रह सकती हैं, जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है ये लंबे अरसे तक स्टेबल रह सकती है, मतलब इनके लिए ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मतलब कि रूम टेम्परेचर पर ही हम टैबलेट्स और कैप्सूल को स्टोर कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। अब हम बच्चों जो नेक्स्ट है ना वो बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है वो है कि जी राइट अ नोट ऑन टैबलेट्स, ठीक हो गया, कि मतलब कि टैबलेट्स पर नोट लिखें और किस किस मेथड से हम इनको तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि टैबलेट्स को बनाने के लिए ना हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। जो पहली चीज़ है ना वो होती है हमेशा मेन ड्रग, ठीक है, वो क्या होती है, मेन ड्रग, जिसको आप
एपीआई या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कहते हैं और साल्ट भी कहते हैं या एक्टिव एजेंट भी कहते हैं। इस एपीआई या साल्ट को आपने मिक्स करना होता है एक्सपीएंट्स के साथ। सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए जी, आपको मेन ड्रग चाहिए, उसको आपने किसके साथ मिक्स करना होता है जी, एक्सपीएंट्स के साथ। एक्सपीएंट्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब इजाफी। इस मतलब कि इस ड्रग के अलावा या साल्ट के अलावा कुछ इजाफी चीज़ें भी आपको ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया जी। टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ड्रग या ड्रग्स विद एक्सीपिएंट्स। ठीक हो गया। एक ड्रग भी हो सकती है, मतलब कि टैबलेट्स को बनाने के लिए मेन ड्रग एक भी हो सकता है, मतलब कि साल्ट एक भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी साल्ट हो सकते हैं। उनको मिक्स करते हैं हम एक्सपीएंट्स के साथ। अब इजाफी चीज़ों में आपके पास एक्सपीएंट्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपीएंट्स है ना, मतलब कि एक्सपीएंट्स में जो जो इंक्लूड है उनमें सबसे पहले हमारे पास है डाइल्यूएंट्स। बच्चों डाइल्यूएंट्स इसका मतलब होता है पतला करने वाला, यानी कि लिक्विड। फॉर एग्जांपल हम अल्कोहल या वाटर और दूसरे लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारी सॉलिड फॉर्म को कंपैक्ट करने में, अच्छे से मिक्सचर बनाने में हेल्प करता है। मतलब कि यहाँ पर एक एग्जांपल ऐसे ले ले डाइल्यूएंट्स की, कि जैसे अब आटा है तो उसको एक प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए, उसको पेड़ा बनाने के लिए तो हम उसमें लिक्विड के तौर पर क्या डालते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपने ना एमसीक्यूज़ के लिए एक बात याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हम टैबलेट्स के ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टैबलेट्स हम कौन कौन से डाइल्यूएंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो है बच्चों माइक्रोक्रिस्टलाइन, सेलुलोज एंड लैक्टोज। जो माइक्रोक्रिस्टलाइन और सेलुलोज वगैरह हैं, ये क्या है जी, ये कार्बोहाइड्रेट होती है, मतलब कि शुगर है, और जो लैक्टोज है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी क्या है जी, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बाइंडर्स। ठीक हो गया। बाइंडर्स का मतलब होता है, बाइंड का मतलब होता है जोड़ने वाला, यानी कि ग्लू। कोई भी बच्चों ऐसी चीज़ मतलब कि जिनमें चिपकने की सलाहियत होती है, क्योंकि देखिए ना, जब आपने टैबलेट्स बनानी है तो बहुत सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। ठीक है। अगर वो चीज़ें आपस में जुड़ेंगी नहीं, या तो आप टैबलेट को एक हार्ड फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। मतलब कि अब वो आपस में अच्छे से मिक्स ही नहीं होंगी, जुड़ेंगी नहीं, तो आप उसको किस तरह एक प्रॉपर फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में लेकर आ सकते। लिहाजा बाइंड्स मुख्तलिफ केमिकल को आपस में जोड़ने में मदद देते हैं। बाइंडर्स जो होते हैं, बाइंड के तौर पर जो हम टैबलेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। वो क्या होता है जी, पीवीपी, मतलब कि पॉलीविनाइल पेरोलाइडीन। ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने मस्ट याद रखना है। ये मतलब कि जैसे डाइल्यूएंट्स हैं, इनके ये नाम एमसीक्यूज़ के लिए आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी लुब्रिकेंट्स। ये बच्चों हम इसलिए ऐड करते हैं कि जब ड्रग को या पाउडर को मिक्स करने के बाद मशीन के अंदर डालें, मतलब कि जब उनको ड्रग या पाउडर को मिक्स कर लिया जाए तो उसके बाद मशीन के अंदर डालें, तो जो पाउडर है ना मशीन के साथ चिपक न जाए। ये पाउडर को मशीन से चिपकने से रोकता है जो लुब्रिकेंट्स है, ताकि जो हमारी सारी की सारी जो मेडिसन है वो हासिल की जा सके, कोई भी थोड़ी सी भी वेस्ट ना हो, मशीन के साथ लग न जाए। ठीक हो गया। तो लुब्रिकेंट्स में हम मैग्नीशियम सिट्रेट या टॉक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों हमारे पास है ना, वो है बफर। इसका क्या काम होता है जी, इसका मेन यही काम है कि जो ड्रग की पीएच है ना उसको ये मेंटेन करते हैं। उसके बाद स्टेबलाइज़र है, मतलब कि ये जो भी ड्रग हो उसको लॉन्ग टर्म लाइफ देते हैं, उसको स्टेबल रखते हैं, मतलब कि हीट से बचाते हैं, टेम्परेचर से बचाते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिसइंटीग्रेंट्स, मतलब कि इसका मतलब होता है, लफ्ज़ी मतलब अगर इसका देखा जाए तो वो यही है कि तोड़ने वाला। मतलब कि जब भी आप कैप्सूल या टैबलेट्स खाते हैं तो खाने के बाद उस कैप्सूल या टैबलेट का टूटना बहुत ज़रूरी होता है। अब साफ ज़ाहिर है कि जब तक टैबलेट या कैप्सूल टूटेगी नहीं तो जो मेन केमिकल है वो रिलीज़ नहीं होगा, मतलब कि एपीआई रिलीज़ नहीं होगा। अगर वो रिलीज़ नहीं होगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। तो इसलिए हम टैबलेट्स के लिए जो एक्सिपिएंट्स में डिसइंटीग्रेंट्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं जी, माइक्रोक्रिस्टलाइन है, सेलुलोज है एंड एल्जिनेट्स वगैरह हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये है कलरेंट्स है, मतलब कि हम मुख्तलिफ़ कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, रेबोफेल्वन या ग्रीन कलर, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया। और स्पेशली हम ये ना इनका इस्तेमाल करते हैं बच्चों की मेडिसिन वगैरह में ना, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कलर ज़्यादा डालते हैं, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेकर उसे ज़रूर मतलब कि ज़रूर खाएँ, और उनके लिए मतलब कि वो उसको बिल्कुल वेस्ट ना हो मेडिसिन।
लास्ट है जी फ्लेवर्स एंड स्वीटनेस, मतलब कि अब देखा जाए ना बच्चों, तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं मतलब कि कुछ केमिकल्स का ना टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो लिहाजा उस तरह की टैबलेट का टेस्ट छुपाने के लिए हम ना उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर या स्वीटनेस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि शुगर वगैरह को ऐड करते हैं। तो उसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, डेक्टोरोज, सक्रोज एंड मैनिटोज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनिटोल जो है ना ये शुगर और अल्कोहल का कंबाइन है, मतलब कि ये थोड़ा सा ठंडा का इफेक्ट भी आता है खाने से दवाई में, मतलब कि जिसमें मैनिटोल वगैरह का फ्लेवर इस्तेमाल किया गया हो ना, तो उस दवाई को खाने में जब हम खाएंगे या इंटेक करेंगे तो थोड़ा सा ठंडा का इफेक्ट भी आता है उस मेडिसिन को खाने के बाद। तो उसके बाद हम अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो हम देखते हैं कि जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स, के टैबलेट्स को बनाने के तरीके या किस तरह की टैबलेट्स होती हैं। जी, तो जो पहला मेथड है वो होता है वेट ग्रेनुलेशन मेथड, देन इज ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड एंड लास्ट इज डेट कंप्रेशन मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेट ग्रेनुलेशन मेथड क्या होता है। तो जो बच्चों वेट ग्रेनुलेशन मेथड ये इस तरह के, मतलब वेट का मतलब होता है मॉइस्ट में यानी कि गीला, और ग्रेनुलेशन का मतलब है दानों की शक्ल में। तो यह मेथड किसके लिए मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेस टैबलेट्स के लिए। तो कंप्रेस्ड का मतलब होता है जो टैबलेट अच्छी खासी दबी हुई हों, ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जी तमाम जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब कि चाहे मेन ड्रग API है, चाहे बाइंडर्स है, लुब्रिकेंट्स है, सबको एक स्लिप पर ले लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी कि एक वेट मशीन जो है वो ले लेंगे और एग्जैक्ट वज़न शुरू कर देंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स का, ठीक हो गया। उसके बाद हम करेंगे जी वज़न, आपने जो वज़न है ना वो बच्चों आपने जो इंटरनेशनल लेवल की फार्माकोपीज़ के मुताबिक करना है, जिसमें आ जाता है ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, उसके बाद यूनाइटेड फार्माकोपिया हो गया, अपने पार्ट 1 में सारी बुक्स पढ़ी हैं, ठीक हो गया। उन तमाम में, मतलब कि उन तमाम में ड्रग या दवाई को बनाने के जो मेथड लिखे होते हैं, ठीक हो गया, कि कौन सी दवाई के लिए कितनी कितनी मिकदार में इंग्रेडिएंट्स की, मतलब इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक हो गया। जितनी क्वांटिटी उसमें लिखी होगी ना उन बुक्स के, मतलब जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं तो लिखी हुई उसको मेजर करते जाएंगे, उसी के मुताबिक आपने सारा वर्क करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, वेट एंड मिक्स द इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले बच्चों आपने जो काम करना है ना वो ये है कि आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स का वेट करना है और एग्जैक्ट वेट करना है। अगर मिसाल के तौर पर 3 mg लिखा है तो 3 mg ही लेंगे, 3.5 अगर लेंगे तो ड्रग आपकी जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी और सेल नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ऐड द डेलिवेंट्स एंड प्रिपेयर द वेट डॉग, मतलब कि उसके बाद डेलिवेंट्स ऐड करेंगे, मतलब कि डेलिवेंट्स का मतलब है ऐड द लिक्विड्स, लिक्विड ऐड करेंगे। जैसा आपने पीछे पढ़ा है कि ये किस बेस पर करेंगे, लिक्विड किस बेस पर ऐड करेंगे कि आपने कौन सा फार्मास्यूटिकल एजेंट यूज़ किया है, मतलब कि जो आपका API ना उसी के मुताबिक ही आपने लिक्विड सिलेक्ट करना है। वो इसलिए लिक्विड वही सिलेक्ट करना है कि ताकि जो आपने जो लिक्विड लिया वो API के साथ रिएक्ट ना करे। तो उसके बाद इसके लिए हम उसे इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेट ग्रेनुलेशन मेथड कहते हैं। और उसके बाद आपने क्या काम करना है कि क्योंकि इसमें लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं, गीला कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डेलिवेंट्स क्या होता है, लिक्विड ऐड करना। तो इसमें क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी प्रोडक्ट को गीला कर रहा है। और एक मतलब कि एंड विद द डो, मतलब कि एक डो बना देंगे, डो से मुराद है एक मतलब कि मिक्सचर बना देंगे हम। और उसके बाद जैसे आप आटे और पानी को मिसाल देख लें कि जैसे हम आटे को मतलब कि जब उसको एक पेड़े की शक्ल में लेकर आते हैं तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड ऐड करते हैं और वो एक अपनी मुकम्मल प्रॉपर शेप इख्तियार कर जाता है, एक पेड़ा बन जाता है। इसी तरह ये भी काम करना है अपने। और उसके बाद है नेक्स्ट है जी स्क्रीन द वेट मॉस इनटू द ग्रेन्यूल्स, मतलब कि उसके बाद एक छन्नी लेंगे, उस पर प्रोडक्ट को रगड़ना शुरू कर देंगे और छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स नीचे आ जाएंगे। और देन है जी हम पढ़ेंगे ड्राई इट टू रिमूव द सॉल्वेंट, मतलब कि उसके बाद हम गन्नेज़ को ड्राई करना है, गन्नेज़ को हमने ड्राई करना है। इसके लिए हम इस मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जितना भी जो वाटर है वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद है जी हम क्या करें, एडिशन ऑफ द लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट किस लिए ऐड करते हैं, वो इसलिए हम ऐड करते हैं ताकि कोई भी गन्नेज़ मशीन से चिपक ना जाए। और उसके बाद है जी लास्ट पर हम क्या करते हैं, कंप्रेस इन मशीन टू मेक द टैबलेट्स। आखिर पे तमाम जितने भी गन्नेज़ को मशीन में डाल दिया जाता है और फिर टैबलेट्स बन बन के नीचे आना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा मेथड वो है जी ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड।
जो ये है इस मेथड में सिर्फ यही डिफरेंस आ जाता है कि इसमें सिर्फ ये फ़र्क है बच्चों के डेलवेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना या आप किसी भी किस्म के लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करना। इसमें करना क्या है, इस मेथड को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ग्रेनुलेशन वेट ग्रेनुलेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वेट ग्रेनुलेशन मेथड का हम एप्लीकेबल नहीं होता, जब वो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बच्चों ना ऐसे केमिकल होते हैं जो लिक्विड या वाटर की मौजूदगी में ख़राब हो सकते हैं, मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। फिर उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेट ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड यूज़ करना पड़ता है। और देयर इज़ नो यूज़ ऑफ द सॉल्वेंट एंड बाइंडिंग एजेंट, इसमें किसी भी सॉल्वेंट या बाइंडिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद क्या है जी, इसमें दर्ज स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। सबसे पहले वही सेम उसी की तरह के तो वेट एंड मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि जो एग्जैक्ट वेट करना है तमाम इंग्रेडिएंट्स को और देन उनको क्या कर देना, आपस में मिक्स कर देना है। उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ द स्लग या फिर पाउडर शीट। तो जो ये बच्चों मेथड है, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि इस मेथड में जितने भी इंग्रेडिएंट्स लेंगे आप वो सॉलिड या पाउडर हालत में होंगे, मतलब कि किसी किस्म का लिक्विड यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके मतलब कि ना दबाना शुरू कर देना है। जब आप दबाएंगे तो सारे का सारा पाउडर या एक शीट की शक्ल में, मतलब कि जो सारे का सारा पाउडर है वो एक शीट की शक्ल इख्तियार करेगा, मतलब कि जब उन इंग्रेडिएंट्स को आप इकट्ठा कर देंगे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा दबाएंगे ना तो वो एक बिल्कुल शीट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मतलब एक ऐसा समझने की एक पतली सी ईंट बना लेनी है जिसको आप स्लैग भी कहते हैं, ठीक होगा, फार्मूलेशन ऑफ द स्लैग। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप इस जो स्लग को कट करना शुरू कर देंगे, मतलब कि पीसेस बना लेंगे उस स्लग के। उसके बाद आपने हर पीस को उठाएंगे, मतलब कि जो आपने पीसेस बना लिए ना स्लग के लहदा, तो उनको आप क्या काम आप करेंगे कि पीसेस को उठाएंगे और दोबारा से छन्नी में से गुजारेंगे। क्या करेंगे, क्रशिंग ऑफ द स्लग, मतलब कि उसको उठाएंगे और मतलब पीसेस में बना लिया। अब हमने क्या करना है कि उनको स्क्रीनिंग इनटू द ग्रेन्यूल्स, मतलब कि स्क्रीनिंग छन्नी जो है आपके पास उसके अंदर से गुजारेंगे और नीचे छन्नी में से ग्रेन्यूल्स गिनना शुरू हो जाएंगे, स्क्रीनिंग इनटू द ग्रेन्यूल्स। उसके बाद हमने वही सेम प्रोसीजर है कि जो क्या है जी, एडिशन ऑफ द लुब्रिकेंट्स, ताकि कोई भी जो आपका जो ग्रेन्यूल्स हैं या आपका जो ड्रग है वो मशीन के साथ चिपकी ना रह जाए। उसके लिए आपके ने क्या करना, उसके अंदर जो आपके हैं लुब्रिकेंट्स आपने वो ऐड कर देने हैं। जब आपने लुब्रिकेंट्स वगैरह भी ऐड कर दिए हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर, कंप्रेस इन मशीन टू मेक द टैबलेट्स। मशीन में मतलब कि आपने अब क्या काम करना है कि जी उसी तरह उनको मतलब कि मशीन में डालकर प्रेस कर देना है, कंप्रेस कर देना है, ठीक हो गया। इसके साथ आपका ये ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड भी हो गया। लास्ट वन इज़ डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, ठीक हो गया। जो बच्चों ये मेथड है ये उन चीज़ों या उन ड्रग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि उन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कुदरती तौर पर ही गन्यूज़ फॉर्म में होते हैं। अगर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और रेडी कुदरती तौर पर गन्यूज़ में है तो उसके लिए बाकी के मेथड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द केमिकल डेट ऑकर नेचुरली इन गन्यूज़, मतलब कि जो उन केमिकल्स के लिए किया जाता है जो नेचुरली तौर पर ही गन्यूज़ की फॉर्म में, दानों की फॉर्म में अक्कर होते हैं या मौजूद होते हैं। फॉर्म विद गुड एडिसिव प्रॉपर्टी, मतलब कि उनके अंदर चिपकने की सलाहियत अच्छी होती है। सो दे कंप्रेस डायरेक्टली इनटू द टैबलेट्स विदाउट ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन। सो हम डायरेक्ट मशीन में डालते हैं और जो मशीन है वो हमें टैबलेट्स बना के दे देती है। तो इसके एग्जांपल्स में हम देख लेंगे कि एस्प्रिन ये क्या है जी, ऑलरेडी हमें गन्यूज़ फॉर्म में होती है तो फिर हम मशीन में डालते हैं और फिर उसकी डिफरेंट फॉर्म में मतलब कि टैबलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे जितनी मतलब कि इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो टैबलेट्स वाला टॉपिक था वो क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कैप्सूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।